जिस सॉल्यूशन का हमें कंसंट्रेशन पहले से मालूम होता है उस सॉल्यूशन को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन का टर्मिनोलॉजी तो हमने देखा। अब यहाँ से जो हम स्टार्ट करने वाले वो है कंसंट्रेशन टर्म। तो जो स्टोइचियोमेट्री में हमने नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन जो हमने पढ़ा था वो फिर से यहाँ पर हमें वो पढ़ना है, क्योंकि 12th क्लास के जो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव है उसमें जो स्टोइचियोमेट्री में हमने पढ़ा था वो दोबारा रिपीट हो जाता है। तो यहाँ से फिर से हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म। तो यहाँ से तो आज के लेक्चर में हम यही कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे जो हमने स्टोइचियोमेट्री में पढ़ लिया था, क्योंकि ये सब बोर्ड वगैरह में भी आता है, क्योंकि ये तुम्हारा 12th क्लास का टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। कल बोला था महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक लेने के लिए, ले लिए होगे, नहीं लिए हो तो ले लेना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, उसको भी देखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कंसंट्रेशन टर्म। राइट डाउन करो कंसंट्रेशन टर्म। अब ये नहीं सोचना है कि ये हमने स्टोइचियोमेट्री में पढ़ लिया था, तो यहाँ ये 12th क्लास के टॉपिक में है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन वगैरह या उसका इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। ये कौन है रणछोड़दास चांचर? तो कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करते हैं। पहला है मोलारिटी, मोलारिटी पढ़ेंगे। दूसरा है नॉर्मेलिटी। तीसरा हम पढ़ेंगे मोलालिटी। फोर्थ वन हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। फिफ्थ वन हम पढ़ेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज। सिक्स वन पढ़ेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और सेवेंथ वन पढ़ेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और 8 वन पढ़ेंगे पीपीएम और पीपीबी। तो ये बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें इनका डिफिनेशन, यूनिट वगैरह आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जेठालाल गाडा, हेलो। तारक मेहता ज्यादा देखते हो क्या? अरे रणछोड़ दास कौन है? तो इसको लिखो पहले, कंसंट्रेशन टर्म। इसको स्टार्ट करते हैं। लिख लिए, चलो स्टार्ट करते हैं। मोलारिटी, तो इसका डिफिनेशन फॉर्मूला सब आना चाहिए। तो पहला मोलारिटी का लिखेंगे डिफिनेशन। मोलारिटी किसको बोलते हैं? लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ मोल। तो मैं ज्यादा समझाने फोकस नहीं कर रहा हूं, इसका फॉर्मूला और एक तरह से रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in
1 लीटर सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं मोलरिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम, और हम लिखेंगे मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और हम वॉल्यूम लेंगे लीटर में, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अगर मान लो वॉल्यूम ml में है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब यहां से हम बात करेंगे कि इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट अगर हम बोले तो इसका यूनिट मोल हो जाएगा, मोल पर लीटर, यानी इसका यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर। और अगर हम बात करें कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, तो इसमें वॉल्यूम टर्म है, इसीलिए इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। एक पार्ट्स पर मिलियन है, एक पार्ट्स पर बिलियन है। तो ये है मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, और इसको हम टेम्परेचर डिपेंडेंट बोलेंगे, ठीक है। ये लिख लिए होगे, सबने लिखा क्या? ओके। अब यहां से तो ये सब डिफिनेशन जो है बोर्ड वगैरह में लिखने को आता है, इस ध्यान रखना। एक नंबर में एमसीक्यू में पूछ लेगा कि टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है। अब यहां से हम देखेंगे आगे, व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है यानी पानी मिला दिया जाता है, तो न्यू मोलारिटी, यानी नया मोलारिटी क्या होगा। जैसे हमने शरबत बनाया और शरबत बनाने के बाद हमने उसमें और पानी मिला दिया, तो शरबत, अब नया जो शरबत बनेगा उसमें उसका कंसंट्रेशन क्या होगा। तो डायग्राम निकाल के लिखना। मान लो ये हमने एक सॉल्यूशन बनाया, जिससे मान लो हमने शुगर को पानी में डिसोल्व कर दिया। अब इसके अंदर हम, इसका मोलारिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है। अब इसके अंदर हम पानी मिला दिए, 1 लीटर 2 लीटर, इसको डाइल्यूट कर दिए, कुछ पानी मिला के हमने डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने के बाद इसका जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो गया। हमें नहीं मालूम है कि m2 क्या है, और पानी मिलाने के बाद वॉल्यूम हमें मालूम है कितना वॉल्यूम हमने वाटर वगैरह मिलाया, उसके बाद कितना उसका वॉल्यूम हो गया। तो डाइल्यूट करने के बाद तुमसे पूछा जाए कि मोलारिटी निकालो। अब इसको निकालने के लिए एक चीज हमें समझ में आना चाहिए कि डाइल्यूट करने के पहले अगर मान लो 100 ग्राम शुगर है, तो डाइल्यूट करने के बाद 100 ग्राम ही होगा, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
बिफोर डाइल्यूशन और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन बराबर होगा, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन will be equal to number of mole of solute after dilution। यानी पानी मिलाने के पहले और पानी मिलाने के बाद जो सॉल्यूट का मोल होगा वो बराबर होगा। अच्छा, अभी हमने देखा कि मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। अब ध्यान देना, अगर हमें मोल निकालना है सॉल्यूट का, तो हम अगर m में और v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल निकल जाएगा, m इंटू वी। तो उसी तरह से हमें पानी मिलाने के पहले अगर मोल निकालना है तो m इंटू वी कर देंगे, ये मोल निकल गया। और पानी मिलाने के बाद अगर मोल निकालना है तो m2 इंटू वी2 कर देंगे। अब m1 v1 इक्वल टू m2 v2, इसी फॉर्मूले से हम m2 को फाइंड आउट कर लेंगे। इसी फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। तो बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, बराबर है। तो ये हमारा कंसेप्ट होगा। और बार बार याद रखना कि m1 v1 इक्वल टू m2 v2 लिखेंगे, ठीक है। अगर कभी ये पूछ लिया कि कितना वाटर मिलाया जाए कि मोलारिटी इतना हो जाए, तो उस समय एडिशनल वाटर, यानी मान लो 2 लीटर पहले से था, अब 4 लीटर हो गया, तो कितना हमने पानी मिलाया, तो एडिशनल वाटर या एडिशनल वाटर ही ले लो। एडिशनल वाटर जो निकालेंगे V2 में से V1 को माइनस कर देंगे, जो आएगा उतना हमने वाटर को मिलाया होगा। इसको भी लिख लेना, एडिशनल वाटर इक्वल टू V2 माइनस V1, सॉरी V2 माइनस V1, ये हमारा एडिशनल वाटर हो गया। तो जब पानी को डाइल्यूट, सॉरी पानी जो मिलाया जाता है उसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन जब करेंगे तो हम ये लगाएंगे m1 v1 इक्वल टू m2 v2। लिख लिए, पहले 2 लीटर था, अब हो गया 5 लीटर, तो तुम पानी कितना मिलाए होगे, 3 लीटर। तो ये पहले निकाल लिया जाता है, ये दिया जाता है, फिर ये निकाल लिया जाता है। तो मान लो निकाल के आया हमारा 5 लीटर, पहले था 2 लीटर, अब आ गया हमारा 5 लीटर। तो पानी कितना मिलाए होगे, 3 लीटर। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब 2 सॉल्यूशन को, जैसे हमने 2 शरबत बनाया और दोनों शरबत को हमने मिला दिया, ऐड कर दिया, फिर जो नया शरबत बनेगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा। तो व्हेन 2 solution are mixed, when 2 solution are mixed, then resultant concentration, resultant मोलारिटी क्या होगा जब 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया। जैसे मान लो एक हमने शरबत बनाया शुगर डाल के,
और इसका हमें मोलारिटी मालूम है, इसका हमें मोलारिटी मालूम है M1V1। अब इसके अंदर हमने दूसरा सॉल्यूशन जो है, मान लो मोलारिटी M2 है और इसका वॉल्यूम V2 है। दोनों को हमने मिला दिया और मिला के एक तीसरा बनाया, डायग्राम के साथ लिखना सारे। तीसरा हमने रिजल्टेंट बनाया। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात होगा कि वॉल्यूम जो होगा वो V1 प्लस V2 होगा। अगर ये 2 लीटर है या 3 लीटर है तो 5 लीटर होगा। ठीक है। अब यहां अगर हम बोले कि यहां मोलारिटी रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट मोलारिटी हमें निकालना है। ठीक है। रिजल्टेंट मोलारिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? देखो, मोलारिटी को डायरेक्ट ऐड नहीं किया जाता है। वॉल्यूम और वॉल्यूम को तुम ऐड कर दिए, लेकिन ये नहीं कि मोलारिटी M1 है M2 है तो यहाँ M1 प्लस M2 हो जाएगा। मोलारिटी को हम डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं। तुम लोगों को थोड़ा सा बताया होगा कि ये जो होता है मोलारिटी वो इंटेंसिव होता है और इंटेंसिव को ऐड नहीं किया जाता है, उसको एक्सटेंसिव बना के ऐड किया जाता है। तो ये इंटेंसिव, अभी ध्यान रखना इसको कि ये जो है वो डायरेक्ट ऐड नहीं किया जाता है। तो रिजल्टेंट मोलारिटी निकालना होगा तो क्या करेंगे? हमें यहाँ का मोल चाहिए, यहाँ कितना मोल है। यानी हम लिख सकते हैं टोटल मोल इस कंटेनर में डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। यानी यहां पर हम कितना मोल है और कितना वॉल्यूम है अगर डिवाइड कर दे तो हमारा मोलारिटी निकल जाएगा। तो टोटल मोल निकालना है तो ये दोनों को मिलाया गया है। तो यहां मोल कितना आएगा? यहां मोल आ जाएगा M1V1 और यहां मोल कितना आएगा? M2V2। यानी टोटल मोल कितना आ गया हमारा? M1V1 प्लस M2V2। और ये केवल फॉर्मूला याद नहीं रखना है कि M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। चीजों को समझना है, मैं तुम्हें वही समझा रहा हूं। ये नहीं कि M1V1 प्लस M2V2, चीजों को समझो कि यहां पर मोल कैसे निकालेंगे टोटल। यहाँ M1V1 करेंगे, M2V2 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तब ये M1V1 M2V2 क्या है? तो M1V1 प्लस M2V2 टोटल मोल है और टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 है। तो केवल फॉर्मूला नहीं रखना है कि ये M1V1 प्लस M2V2, ये चीज जानना भी है कि आखिर M1V1 प्लस M2V2 ही क्यों किया गया है। तो इसलिए किया गया कि क्योंकि हमने टोटल मोल निकाला है। और टोटल मोल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ मोल हो जाएगा M1V1 और यहाँ मोल हो जाएगा M2V2। दोनों हमने ऐड किया है। टोटल वॉल्यूम तो आसान है V1 प्लस V2। अब ये भी जानना है कि ये फॉर्मूला लगाने क्यों नीड है। वॉल्यूम को तो हमने ऐड कर दिया, मोलारिटी को क्यों नहीं ऐड किया? तो मोलारिटी एक्चुअली में इंटेंसिव होता है, वो थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, इंटेंसिव होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इसलिए ये एडिसिव नहीं होता है। इसको हम ऐड नहीं करते हैं, वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं, मोल को भी ऐड कर देते हैं, लेकिन हम मोलारिटी को ऐड नहीं करते हैं डायरेक्टली। कुछ कुछ ऐसे बताया था मैं तुम्हें रूम में कि रूम में अगर मैं पार्टीशन लगा दूं और इधर 25 डिग्री है, अभी रूम में 50 डिग्री है, अगर मैं पार्टीशन लगा दूं तो ऐसा तो नहीं होगा 25 डिग्री 25 डिग्री हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐड नहीं किया जाता है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, कुछ चीजों पे इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको इंटेंसिव बोलते हैं। तो उसी तरह से मोलारिटी ऐड नहीं होता है, मोल ऐड हो जाता है, वॉल्यूम ऐड हो जाता है, लेकिन मोलारिटी डायरेक्टली ऐड नहीं होता है। उसको हमें एक्सटेंसिव में बदल के, ये एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, तब बदल के उसको निकाला जाता है। ठीक है। तो मोल को हम ऐड कर सकते हैं, यानी मोल इज एक्सटेंसिव, मोल इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और वॉल्यूम भी क्या है? वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है और एक्सटेंसिव को हम ऐड करते हैं। लेकिन मोलारिटी है, नॉर्मेलिटी है, मोलालिटी है,
ये सब चीजें जो होता है इंटेंसिव होता है, टेम्परेचर है, इसको हम डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो पहले उसको हम एक्सटेंसिव में बदलते हैं। देखो ये एक्सटेंसिव, और एक होता है कि एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव। दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव होता है। तो यहां से देख सकते हो कैसे, मोल एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, जबकि मोलारिटी इंटेंसिव हो गया। ठीक है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव आगे थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा, वो मैं एडिशनल में बता दिया। ठीक है, तो यहां पर नहीं पढ़ना है, बस समझने के लिए बता दिया मैं। एक टर्म बस ये बता रहा था कि ये चीज आना चाहिए हमें दिमाग में कि सर वॉल्यूम को ऐड कर रहे हैं, मोल को ऐड कर रहे हैं, तो हम मोलारिटी को क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं? तो मोलारिटी को डायरेक्टली ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही जानना कि मोलारिटी को ऐड डायरेक्टली नहीं किया जाता है, पहले मोल में वॉल्यूम में बदल के किया जाता है। क्लियर हो गया होगा? लिख लिए। अगर एक्सटेंसिव नहीं भी समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बाद में थर्मोडायनेमिक्स में समझेंगे। इसको हटा देना, मैं एडिशनल के लिए समझाया था। नहीं, दिमाग में आना चाहिए ना कि सर हमने वॉल्यूम को ऐड कर दिया, मोल को ऐड कर दिया, मोलारिटी को डायरेक्ट क्यों नहीं ऐड करते हैं? तो दिमाग में तो क्लियर आना चाहिए। तो कुछ कुछ चीजें जो होता है वो डायरेक्टली ऐड नहीं होता है। ये लिख लिया सबने? तो दो सॉल्यूशन को मिलाने पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला? M1V1 प्लस M2V2। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना है, M1V1 क्या है? मोल, टोटल मोल, अपॉन V1 प्लस V2 क्या है? वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, मान लो हमने एसिड और बेस को मिलाया। ठीक है, तो इसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे कि मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, molarity of mixture of acid and base। अब यहां पर ध्यान देना, जब एसिड और बेस को मिलाया जाए, एसिड और बेस को मिलाया जाए तो उसका मोलारिटी क्या होगा? अभी तुम लोगों को मैं पढ़ाया हूं अर्नियस के द्वारा कि ये H प्लस लूज करता है और ये OH लूज करता है, और दोनों जब साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं ना। दोनों जब साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो ध्यान से समझना। अब मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एसिड है, एसिड है, नाम नहीं लिखा गया कौन सा एसिड है, बस बोल दिया गया एसिड है। मैं अभी मैं नहीं नाम लिखा हूं, वो देगा तो लिख के देगा। इसका मोलारिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। अब इस केस में हम एक बेस को लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं, इसका मोलारिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। दोनों को हमने मिला दिया और मिलाने के बाद हम तीसरा सॉल्यूशन तैयार किए। अब तैयार करने के बाद ये जो सॉल्यूशन होगा उसका हमें मोलारिटी रिजल्टेंट पूछा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला दिया गया है। लेकिन अब समझने वाला बात यह है कि एसिड H प्लस देता है, थोड़ा सा यहां समझो। मान लो इसने एसिड H प्लस दिया है, 5H प्लस दिया है, समझना ध्यान से, 5H प्लस दिया है, और इसने बेस 3OH दिया है। जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल है, तो ये H प्लस इसको OH को कैंसिल आउट मार देगा।
ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा। अब सॉल्यूशन में ये बच गया। और हम जानते हैं कि अभी अभी तुम लोग को आयनिक में बात पढ़ा भी रहे थे कि अगर सॉल्यूशन में H प्लस बच गया, इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पहले ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है पता लगाना है, मोलरिटी अपने जगह पे है, वो निकालना है हमें, वो तो हम निकालेंगे ही, लेकिन पहले हमें पता लगाना होगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। तो पहले हमें ये पता लगाना होगा कि H प्लस कितना है उसके अंदर और OH माइनस कितना है। पहले हमें ये पता लगाना होगा कि H प्लस कितना है और OH माइनस कितना है। जो ज्यादा होगा उसके नेचर का होगा, H प्लस ज्यादा होगा तो एसिडिक होगा, OH ज्यादा होगा तो बेसिक होगा। अच्छा, ये कहां से हम समझ में आएगा कि H प्लस कैसे निकाले? तो एसिड का अगर हम मोल निकाल दें, एसिड का अगर हम मोल निकाल दें तो मोल कैसे निकालेंगे? M1V1। और अभी अभी तुम लोगों को मैं बता रहा था कि अगर HCl है और 10⁻³ है और H प्लस और Cl माइनस दिया, तो ये अगर कंप्लीट डिसोसिएट हो गया तो H प्लस कितना मिलेगा? 10⁻³ मिलेगा और ये 0 हो जाएगा। यानी जितना एसिड है उतना ही H प्लस होगा। अगर यहां पर मान लो H2SO4 होता तो 2 टाइम्स मिलता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम मोल निकाल दे M1V1 से, ठीक है, M1V1 से अगर हम मोल निकाल दें तो मान लो कि अगर मोनोप्रोटिक एसिड है तो जितना M1V1 होगा उतना ही H प्लस होगा। अगर डाइप्रोटिक है तो 2 टाइम्स M1V1 होगा। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस में कभी कभी H2SO4 दे देता है, H3PO4 दे देता है, जहां 3 तो 3M1V1 करना पड़ेगा। अब हम बेस का निकाल दें मोल, बेस का निकाल दें मोल। अच्छा, यहां हम स्ट्रॉन्ग ही लेंगे, वीक नहीं लेंगे। तो बेस का अगर हम मोल निकालेंगे तो ये हो जाएगा M2V2। अच्छा, मान लो बेस भी एक OH दे रहा है तो OH की संख्या क्या हो जाएगा? M2V2। अगर 2 OH दे रहा है तो OH की संख्या क्या हो जाएगा? M2V2। तो ये कुल मिला के हमने H प्लस और OH की संख्या को निकाला है। यानी M1V1 करने का मतलब ये हुआ कि हम H प्लस की संख्या और OH की संख्या निकाला हमने। लेकिन विशेष ध्यान ये रखना है कि अगर वो एसिड 2H प्लस देता है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। बेस अगर 2 OH देता है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। अब जब हम M1V1 और M2V2 से H प्लस पता कर लिए तो हम अब ये बता सकते हैं कि अगर हमारा ये मान लो M1V1 का वैल्यू ज्यादा आया M2V2 से, यानी H प्लस ज्यादा है और OH कम है, तो उस केस में हम बोल देंगे सॉल्यूशन एसिडिक है, क्योंकि ये तो पूरा इसको मार देगा और ये कुछ बच जाएगा। अगर मान लो M2V2 ज्यादा रहा और M1V1 कम है तो सॉल्यूशन बेसिक है। यही आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम्हें मैं यही टॉपिक को रिलेट करके क्वेश्चंस दे रहा था कि मोलरिटी इतना है, डाइल्यूट इतना कर दिया, तब पीएच निकालो। समझ में आ रहा है? एक ही चीज से सब और फिजिकल जुड़ा हुआ है। इन्हीं चीजों से जब डाइल्यूट कर दे रहा था मैं और H प्लस का कंसंट्रेशन तुमसे पूछा जा रहा था तो तुम यही नहीं बना रहे थे उस समय। तो H प्लस का कंसंट्रेशन M1V1। और मतलब आयनिक को जानना है कि आयनिक भी हमें पढ़ना है, थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट हुआ भी है, तो ये जानना है कि H प्लस की संख्या से हम pH निकालते हैं या OH की संख्या से हम POH निकालते हैं। तो ये चीज जानना है कि हम OH कैसे निकाले, H प्लस कैसे निकाले हम। तो अगर M1V1 M2V2 ज्यादा है, अगर हमने मिलाया, हम इसके लिए पहले बात कर रहे हैं, ठीक है, तब आगे थोड़ा आयनिक में भी बात कर लेंगे हम। अगर ये ज्यादा है ये कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, अगर ये ज्यादा है ये कम है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। अगर कहीं बराबर हो गया, अच्छा यहां हम बात कर रहे हैं केवल स्ट्रॉन्ग का, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो तुम जो बोलते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने पे सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, तो ये बात तुमसे छुपा लिया जाता है कि कंसंट्रेशन क्या है।
वो डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है। लेकिन वो जब बात बोला जाता है कि ये न्यूट्रल है तो वहां पर बात ये मान के चलना होता है कि सॉल्यूशन में दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो गया? तो पहले इसको लिखो, इसके बाद हम इस रिजल्टेंट कंसंट्रेशन का मोलारिटी निकालते हैं। तो ये पहले हमें जानना होता है कि एसिड और बेस। तो देखो ये टॉपिक जो है एसिड बेस से रिगार्डिंग ये मोलारिटी को जोड़ेगा और तुमसे पीएच कैलकुलेट करवाएगा, यानी आयनिक में भी ये टॉपिक जोड़ देगा। तो यहीं से सब चीज तुम्हें मिलता है। इसको राइट डाउन करना। ये सबको समझ में आया क्या? लिख लिए?
समझ में आ गया अभी? ओके, चलो अब यहां पर ध्यान देते हैं कि मान लो हमसे पूछा गया कि इसका मोलारिटी बताओ, ठीक है, इसका मोलारिटी बताओ। तो इसका मोलारिटी बताना है तो ये एसिड है और बेस है, तो ये अगर ये ज्यादा है, मान लो ये 15 है और ये 10 है, तो 10 के साथ ये 10 कैंसिल आउट कर देगा, 5 बच जाएगा। तो हम यहाँ पर मोलारिटी और रिजल्टेंट निकालना है, कैसे लिखेंगे? मान के चलते हैं कि ये ज्यादा है, तो M1V1 इसमें से एक कैंसिल आउट करेगा, M2V2 माइनस करेंगे डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ये तब हम लिखेंगे जब सॉल्यूशन एसिडिक होगा और ये ज्यादा होगा तब। अगर ये कहीं ज्यादा हुआ ये, तो हम बोलेंगे M रिजल्टेंट। अगर ये ज्यादा हुआ तो लिखेंगे M2V2 माइनस M1V1 अपॉन V1 प्लस V2। और जब बराबर होंगे तो हम तो उस समय रिजल्टेंट नहीं निकालेंगे क्योंकि न्यूट्रल बन चुका होगा। तो M1V1 माइनस M2V2, ठीक है। अब तुम्हें मान लो आयनिक पढ़ाया जाए तो प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होगा तुम्हारा। उस दिन मैं आयनिक का प्रॉब्लम दे रहा था तो यहीं से तुम्हारा वो चीजें निकाल के नहीं आ रहा क्योंकि तुम रटे हुए हो। M1V1 माइनस M2V, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। ये लिख लिए होगे। अब थोड़ा सा हम और आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आयनिक में ही हम बात कर लेते हैं। ये लिख लिया सबने? अब थोड़ा सा हम आयनिक में ही बात कर लेते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमने सॉल्यूशन को मोलारिटी निकालना है, ठीक है। मान लो ऐसा आयनिक में ही क्वेश्चन दिया होता कि एक सॉल्यूशन है जिसमें एसिड है, बेस है, मोलारिटी और वॉल्यूम दिया होता और एक कंटेनर में M2V2 दिया होता, ठीक है। तो हमें कैसे मालूम चलता कि ये एसिड और बेस? तो M1V1 करते तो निकल के आता एसिड का मोल, एसिड का मोल निकल के आता यानी H प्लस निकल के आता। अगर हम M2V2 करते तो मोल निकल के आता बेस का, तो ये क्या होता? OH का। अब यहां से अगर तुम आयनिक में जाते तो ये देख लेते किसकी नंबर ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो एसिडिक होगा, ये ज्यादा हो तो बेसिक होगा। फिर सब्ट्रैक्ट कर देना कि सब्ट्रैक्ट कर देना कि कौन सा H प्लस ज्यादा है कि OH ज्यादा है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन निकल जाएगा। अगर ये ज्यादा है तो इसका सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो OH का कंसंट्रेशन निकल जाएगा। फिर हम वहां से pH निकाल देंगे। एसिड और बेस ऐड किया तो एसिड और बेस ही ऐड कर रहे हैं ना। तो यहां से तुम्हें अगर आयनिक को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कोई भी फिजिकल का टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है तो कंसंट्रेशन तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। ये नहीं कि रटे हुए हो M1V1 होता है, M2V2 होता है, फिर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। वो बस रटने भर का रह जाएगा कि M1V1 प्लस M2V2 अपन V1 प्लस V2, M1V1 इक्वल। उसको समझना है को क्यों लिखा गया है, उसको राइटिंग क्यों किया गया। वो चीजें क्या हम करेंगे कि H प्लस निकल जाए, इसका मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालेंगे? M1V1 से। क्या हम करेंगे कि OH का हमें कंसंट्रेशन मिल जाए तो M2V2 मोल निकालेंगे, ठीक है। अगर मान लो ऐसा ही क्वेश्चन होता
अब ऐसा ही उस दिन मैं बता रहा था, डाइल्यूट किया था और H+ दिया था। तुम लोगों को सॉल्यूशन किसी किसी ने बनाया था, कोई को नहीं बनाया था। मान लो हमें यहां पर कोई एसिड दिया है, मान लो स्ट्रॉन्ग ही एसिड है, और यहां इसका मोलरिटी दिया है और वॉल्यूम दिया है। कुछ पानी इसमें ऐड कर दिया गया, वाटर ऐड कर दिया गया, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम ऐड कर दिया गया, वॉल्यूम इतना लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, यानी डाइल्यूशन किया गया। अब डाइल्यूट करने के बाद जो नया कंसंट्रेशन क्या है, क्योंकि हम पीएच जब निकालते हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ता है, -log(10) कंसंट्रेशन ऑफ H+, यानी हर जगह कंसंट्रेशन ऐड हो रहा है। तो हमने अगर M1 V1 है और हमने डाइल्यूट कर दिया, V2 लीटर अगर डाइल्यूट कर दिया तो यहाँ टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V1 + V2। अगर यहां पर तुम्हें मोलारिटी निकालना है, यहां पर तुम्हें मोलारिटी निकालना है, यहां पर M2 क्या होगा, तो फिर तुम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, तुम लगाओगे M1 V1 = M2 V2। पानी मिलाने के पहले H+ और पानी मिलाने के बाद H+ बराबर होगा, नंबर बराबर होगा H+ का, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज हो गया होगा। जैसे शरबत बनाए तो जो शुगर का अमाउंट है वो सेम रहेगा, लेकिन मिठास अलग अलग हो गया है। तो यहां पर H+ का नंबर, यानी H+, नंबर ऑफ H+, ये कहां से आएगा, तो ये अगर हम M1 V1 कर दें, इसका मोल आ जाए और जितना मोल होगा उतना ही H+ होगा, या अगर डाइप्रोटिक है तो 2 टाइम्स होगा, ट्राइप्रोटिक है तो 3 टाइम्स होगा। तो M1 V1 से इसका मोल निकल जाएगा और इसी से H+ निकल जाएगा, लेकिन पानी मिलाने के बाद H+ चेंज नहीं हुआ है, H+ तो जितना था उतना ही है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन चेंज हो गया है। तो पानी मिलाने के पहले H+ और पानी मिलाने के बाद H+, M1 V1 और तुम इसको रटते हो, तो M1 V1 M2 V2 रटना आसान है कि M1 V1, लेकिन लगाना कब, अप्लाई करेंगे तब समझ में नहीं आता है कैसे, किस क्वेश्चंस में अप्लाई करना है हमें, क्योंकि तुम रटे हुए हो। M1 V1 M2 V2 सर होता है डाइल्यूट करने वाला, लेकिन जब क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आते हैं तो तुम अप्लाई ही नहीं कर पाते हो। इसका रीजन है कि तुम उसको रट के आ रहे हो। तो यहां पर H+ का अमाउंट और यहां पर H+ का अमाउंट बराबर है, और H+ का अमाउंट हम ऐसे निकालते हैं M1 V1 से, जितना इसका मोल होगा उतना ही H+ होगा, और यहां से हम मोलारिटी निकाल देंगे तो M2 हमारा निकल जाएगा, M2 हमारा निकल जाएगा। जब M2 निकल जाएगा तो मोलारिटी हमने निकाल दिया, यानी कंसंट्रेशन निकाल दिया, कंसंट्रेशन ही मोलारिटी है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, पीएच निकल जाएगा। तो कम से कम थोड़ा सा अच्छा भी हो गया कि आयनिक इक्विलिब्रियम तुम थोड़ा बहुत जान गए और ये टॉपिक भी स्टार्ट हो गया, ताकि जब हम फिर से पीएच पढ़ाएं तो ये डाउट ना आना चाहिए कि सर ये नहीं, कैसे M1 V1 अप्लाई, तुम्हें अप्लाई नहीं करने आता, इस बात पर विशेष फोकस करना। तुम ये जानते हो M1 V1 M2 V2, हम भी इस चीज से कि नहीं हम बोल रहे हैं कि तुम नहीं जानते हो, लेकिन कहां पर अप्लाई करना है, तो अप्लाई कब सीखोगे, जब तुम इसके इंटरनली में अंदर की चीजें सीख रहे हो, तब कि क्या हो रहा है, एसिड का मतलब क्या हुआ, H+ दिया, H+ की संख्या क्या होगा, H+ कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मोल आएगा, जितना मोल आएगा उतना H+ होगा। यहां पर H+ कैसे निकालेंगे, तो M2 V2 दोनों को बराबर करेंगे, पहले पानी मिलाने के पहले और पानी मिलाने के बाद H+ बराबर होगा। तो जब H+ बराबर होगा तो M2 V2 लगा देंगे, H+ M2 निकल जाएगा। M2 का मतलब हुआ H+ का कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट कर दोगे, पीएच निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं तुम्हें हर फिजिकल का हर टॉपिक में कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन टर्म बार बार रिलेट होता है। कोई भी टॉपिक उठा के देखोगे ना
तो ये कंसंट्रेशन हर बार रिलेट होगा, चाहे फिजिकल का कोई भी टॉपिक उठा लो, बिना कंसंट्रेशन का एक भी फिजिकल का टॉपिक नहीं है। तो इसीलिए इस चीज को समझा करो, रटोगे तो रटने का मतलब सर M2 M1 V1 M2 V2 होता है, अप्लाई करना है, अप्लाई करना सीखना है। अब यहाँ M2 निकाल दोगे H प्लस हो जाएगा, पीएच निकल जाएगा। इस चीज को विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है, एसिड और बेस वाले का, ठीक है। इस टॉपिक को मैं 3 चीजें बता दिया, डाइल्यूट करने पर, 2 रिएक्शन को मिलाने के पर, और एसिड बेस का। एसिड बेस वाला कहानी यही तुम्हें लेके जाएगा आयनिक में। क्या सब कुछ समझ में आ गया? सो गए हो क्या तुम लोग? ठीक है, तो मोलारिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, तो जरूरी नहीं कि मोलारिटी ही निकालना, इसके रिगार्डिंग हर चीज हमें आना चाहिए। पानी मिलाने पर H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो हर चीजें हमें आना चाहिए। अब ये टॉपिक, इसी टॉपिक के रिगार्डिंग सब आयनिक इसी पे डिपेंड है, और ये तुम्हें निकालने नहीं आता है। ये निकालना सीखोगे तो फिर पीएच निकालना तुम्हें बिल्कुल आसान लगेगा। अब जाके वहां देखोगे तो मैं कई क्वेश्चंस आयनिक में करवाया था कि इतना मोलारिटी है, इतना वाटर मिला दिया गया, तो अब पीएच बताओ। तो आयनिक को सीखना है तो इस टॉपिक को खासकर अच्छे से करना। ठीक है, मैं और थोड़ा सा इसमें और बता दे रहा हूं सर, और बता दे रहा हूं कि अगर 2 एसिड को मिलाया जाए, एक एसिड 1 और एक एसिड 2, क्योंकि ये आयनिक में आखिर आएगा ही आएगा, 2 एसिड को मिलाया जाए तो हम H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालें? अगर हम H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल ले रहे हैं तो सोच लो कि हम pH निकाल देंगे, क्योंकि pH में P का तो वैल्यू मालूम होता है, H प्लस निकालना, H प्लस ही निकालना हमारे लिए सब कुछ होता है। अगर H प्लस का वैल्यू पुट कर देंगे pH हमारे को निकल जाएगा, तो आयनिक में कुछ है भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि हमें H प्लस का कंसंट्रेशन नहीं निकालने आता है। तो अब इस चीज को समझते हैं। मान लो एक एसिड A है, 1 है, एसिड 1 है, इसका M1 भी 1 है, ठीक है, और यहां पर एक एसिड 2 है, ठीक है, एसिड 2 है, इसका मोलारिटी M2V2, दोनों को मिला दिया गया। इसमें भी H प्लस है और इसमें भी H प्लस है। अब जब दोनों को मिलाया गया तो यहां पर इसका जो H प्लस है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, यानी दोनों एसिड जब मिला दिया गया तो यहां पर मोलारिटी रिजल्टेंट क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट होगा वही रिजल्टेंट का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, हमारा पीएच निकल जाएगा। तो ये वाला वैल्यू यहां पुट करते ही निकल जाएगा आंसर। लेकिन ये तुम्हें पुट करने आता नहीं है। जब 2 एसिड को मिला दिया जाए तो समझ में नहीं आता क्या करना है। तो जब 2 एसिड को मिलाया जाए तो सोचो यहां पर H प्लस कितना है, H प्लस बोलो या मोल बोलो, तो हम मान के चलते हैं कि ये मोनोप्रोटिक है, ये भी मोनोप्रोटिक है। लेकिन ध्यान रखना डाइप्रोटिक होगा तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो यहां H प्लस कितना है, M1V1, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए मोल, जितना मोल होगा उतना H प्लस होगा। हम मान के चल रहे हैं मोनोप्रोटिक है। यहाँ H प्लस कितना होगा, M2V2, मान के चल रहे हैं ये भी मोनोप्रोटिक है। डाइप्रोटिक होता तो 2 कर देते। अब यहां हमें M रिजल्टेंट निकालना है, यानी टोटल H प्लस और टोटल वॉल्यूम। तो टोटल H प्लस कितना है, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया है कि M1V1 प्लस M2V2 प्लस इक्वल टू M1V1 प्लस V2, लेकिन ये फॉर्मूला रटोगे तो तुम्हें कहां से समझ में आएगा कि हमें अप्लाई कहां करना है। तुम अगर इसको रटोगे कि M1V1 प्लस M2V2 तो कब अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना, समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान रखना 2 चीजों को जब मिक्स किया जा रहा है तो यहां रिजल्टेंट
निकालना है। अच्छा, ये रिजल्टेंट का वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे तो पीएच आ जाएगा। और तुम्हें ये नहीं निकालने आता है, और जब यही नहीं निकालने आता है तो पीएच आगे निकाल नहीं पाओगे। नहीं तो पीएच तो आसान लगता, जो अगर ये सीखा है निकालना फॉर्मूला नहीं, तो उसको फिर पीएच निकालना बिल्कुल आसान लगता हो, क्योंकि पूरा का पूरा पीएच इसी पे डिपेंड है और इतना ही है और कुछ नहीं है। डाइल्यूट करना, दो को मिलाना, दो एसिड को मिलाना, दो बेस को मिलाना, एक एसिड को मिलाना, एक बेस को मिलाना और डाइल्यूट करना। तो कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं कि एसिड और एसिड को मिला दिया गया, बेस और बेस को मिला दिया गया और एसिड और बेस को मिला दिया गया। लेकिन एक चीज विशेष इसमें भी ध्यान रखना है कि एसिड और एसिड को जब मिलाया गया तो देख लेना है कि दोनों मोनोप्रोटिक है कि डाइप्रोटिक है, क्योंकि अगर डाइप्रोटिक हो तो 2 करना, क्योंकि नीट में कई बार क्वेश्चन डाइप्रोटिक पे दिया है, तो वहां एग्जाम में हम करना भूल जाते हैं कि ओ एक मॉलिक्यूल्स 2 H+ देगा, एसिड है कि बेस है। इसमें निकालना है तो यही वाला लगाना पड़ेगा, बेस वन में निकालना है तो यही लगाना पड़ेगा, और एसिड में एसिड और बेस को करना पड़ेगा, तो इसके लिए M1 V1 माइनस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V1, यानी एसिड बेस को मिक्स करोगे तो ये निकलेगा, क्योंकि एक दूसरे को कट करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। डाइप्रोटिक में कुछ नहीं करना है, डाइप्रोटिक में से ये हुआ ना, तो अगर 2 दिया तो यहाँ 2 लगा दो, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स 2 दे रहा है ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा, बस 2 यहाँ, अगर 2 है तो 2 पुट कर देंगे। तो एसिड के केस में क्या हो जाएगा, H+ M1 V1 M2 V2। बेस के केस में क्या हो जाएगा, M1 V1 M2 V2, दोनों बेस है तो, और एसिड बेस है तो माइनस करेंगे, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा एसिडिक होगा, बेस का अमाउंट ज्यादा होगा तो बेसिक होगा, ठीक है। और एक और है तुम्हारा, ये हो गया, ये हो गया, और डाइल्यूट करने वाला, तो डाइल्यूट करने वाला ध्यान रखना M1 V1 = M2 V2। अगर तुम ये वाला निकाल लिए, इसी का वैल्यू तुम पीएच में उठा के पुट कर दोगे, तुम्हारा पीएच आ जाएगा। ये मेरे को बताओ, ये सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया ना। चलो, तो आगे जब तुम्हें मैं वो पढ़ाऊं आयनिक, तो उस समय फिर मत बोलना कि सर एसिड बेस का कंसेप्ट फिर से समझाओ, यही है, इतना ही है, और इसी पे तुमसे बार बार घुमाया जाता है और तुम घूमते जाते हो। तो इसको एक बार अगर समझ में आ जाए तो सारा टॉपिक एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे और तुम उस पर पकड़ अच्छी बनाते चले जाओगे। अगर चीजों को रटोगे तो उस पर एक भी चीज नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमने मोलारिटी देखा। अब एक दो पॉइंट्स और भी लिख लेना, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में लिख के देता है सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2, सेमी मतलब 1/2 यानी 0.5 मोलर, या डेसी मोलर सॉल्यूशन। डेसी मोलर का मतलब 1/10, या हम इसको बोलते हैं 0.1। सेमी डेसी सेंटीमोलर
सेंटीमोलर को बोलते हैं 1/100 और इसको हम बोलते हैं 0.01 मोलर और इसमें हम बोलेंगे सेंटीमोलर को मिलीमोलर। वन बाई 1000। क्लियर हो गया। चलो आगे स्टार्ट करें ना, लिख लिए होगे तो आते हैं नॉर्मलिटी पे। तो अब लिखो नॉर्मलिटी। मोलारिटी वाला चीज अब भूलना मत, ज्यादा यूज तुम्हें मोलारिटी ही होता है। नॉर्मलिटी मतलब नॉर्मलिटी से भी ज्यादा यूज मोलारिटी होता है, क्योंकि उसको हम कंसंट्रेशन से नॉर्मली निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड नॉर्मलिटी। जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से। तो नॉर्मलिटी कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट of solute present in number of equivalent of solute present in 1 liter of solution। number of equivalent of solute present in 1 liter of solution, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन। नॉर्मलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने बोला है कि अगर वॉल्यूम लीटर में लेना है, और नॉर्मलिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल इंटू एन फैक्टर। जैसे तुम मोलारिटी लिखते हो ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जैसे तुम मोलारिटी लिखते हो वैसे लिखना, बस सिंपल सा यहां पर मोल लगा, एन फैक्टर लगा देना, मोल इंटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि इतना टर्म तुम तो मोलारिटी में लिखते ही हो, ये टर्म तो तुम मोलारिटी में लिखते ही हो, तो मोलारिटी में अगर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर, मोल अपॉन वॉल्यूम में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा नॉर्मलिटी आ जाता है।
इस तरह से हम एक रिलेशन भी बोल सकते हैं कि ये मोलरिटी अगर है तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ये हमारा रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। तो हम यहां पर चीजों को समझें, क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें वॉल्यूम टर्म है। यूनिट के बारे में बात करें अगर हम, यूनिट ये हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवेलेंट अपॉन पर, इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, या इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, या हम इसको बोल सकते हैं कि इसका ये वॉल्यूम टर्म है, इसीलिए ये टेम्परेचर क्या है, डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर हो गया। समझ में आ रहा साक्षी? आर्या पाटिल, निधि पाटिल, विशाल कोहली, और एक चीज ध्यान रखना, कल से क्लास अगर अटेंड करना तो मतलब 5-10 मिनट तक वेट कर सकते हैं हम, उसके बाद मैं यहाँ से परमिशन नहीं दूंगा क्योंकि कुछ कुछ अनवांटेड इसमें एंट्री मार रहा है, तो मैं अभी रोक दिया हूँ, उसका परमिशन उसका अलाउड नहीं किया हूँ, ठीक है। तो इसीलिए तुम पहले लॉगिन हो जाना, और नहीं तो जो अगर मान लो लॉगिन नहीं है और रह गया है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में बहुत है, मैं जानबूझ के उसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नाम अलग अलग चेंज कर करके 2-3 आ रहे हैं, तो मेरे को उस समय मैसेज कर देना, मैं वहां से उसको क्या करूंगा, उसको एंट्री मरवा दूंगा, मतलब परमिशन अलाउ कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि आने के बाद मैं सब उस समय बंद कर दिया, क्योंकि 2-3 एंट्री मारे थे, उसको हटा के वो मैंने फिर से वे उसको परमिशन में लाया हूं। तो ये लिख लिए। अब यहां से हम बात करते हैं थोड़ा सा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है। मोल इंटू एन फैक्टर होता है, तुम लोगों को कई बार बताया मैंने नंबर ऑफ, लेकिन एक बार फिर से भी लिख लो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास को हम W बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास को हम E बोलते हैं, W अपॉन E। अच्छा, अब एक बात और कर लेते हैं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो जाता है मोलर मास अपॉन होता है इन फैक्टर। अगर हम इसका वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन
ये इक्विवेलेंट मास का वैल्यू ये वाला पुट कर दे, मोलर मास इनटू एन फैक्टर। तो अब ये देख रहा है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, नहीं लेक्चर नहीं बंद है, वो 2-3 अलग अलग लॉगिन कर रहे हैं, इसलिए मैंने वेटिंग में डाल दिया सबको, 3-4 वेटिंग में है। मैं उसको परमिशन नहीं कर रहा हूँ, वो मैं नाम नहीं जानता ना, इसलिए वो नहीं, वो एक प्रॉपर नाम से भी आ रहे हैं, तो उनका एक आईडी नंबर है ना, वो अगर आईडी अगर नंबर है तो इक्विवेलेंट, आवाज दिए, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो ये वाला वैल्यू यहां हम पुट कर देंगे, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास और एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा। ये क्या बन गया? मोल। देख रहे हो मोल बन गया होगा, मोल, ये बन गया मोल। तो हम बोल सकते हैं मोल इंटू एन फैक्टर, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला आ गया, और एक और फॉर्मूला होता है एन इंटू वी। यानी तुम्हें 3 फॉर्मूला याद रखना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का 3 फॉर्मूला याद रखना है। पहला W अपॉन ई, दूसरा मोल इंटू एन फैक्टर, और तीसरा एन इंटू वी। तो 3 फॉर्मूले याद रखना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का। समय के साथ जो मैं कई बार बताया भी हूं किसको कहां पर यूज करना है। क्लियर हो गया? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का 3 फॉर्मूला, W अपॉन ई, मोल इंटू, इसीलिए नॉर्मलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम ये लिख रहे थे, मोल इंटू एन फैक्टर। कहां से आए? तो ऐसे आए, कुछ जानना जरूरी नहीं है कहां से है, याद रखना डायरेक्ट। ठीक है, एन फैक्टर निकालना स्टोइचियोमेट्री में हमने सीखा ही है। चलो अब यहां पर भी वही हम बातें कर लेते हैं, जैसा हमने मोलरिटी में बातें किया वैसा हम नॉर्मेलिटी में भी बातें किया कर सकते हैं। कैसे? व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया गया तो न्यू नॉर्मेलिटी या नॉर्मेलिटी रिजल्टेंट, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी क्या होगा? मान लो एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमने यहाँ पर नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है, इसमें हमने डाइल्यूट कर दिया, तो डाइल्यूट कर दिया तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी N2 हो गया जो कि हमें निकालना है, और वॉल्यूम V2 हो गया। तो हम बोलेंगे कि बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी सेम, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन। यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन,
अच्छा अब यही बताया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या, N1V1 मोल इंटू एन फैक्टर ही बताया था, और यहां बताया N2V2। तो बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। यहां में निकालना है N2 निकाल सकते हैं, एडिशनल वॉल्यूम निकालना है निकाल सकते हैं। सेम टू सेम मोलारिटी वाला ही है, बस वहां मोल था तो यहां नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है। क्लियर हो गया होगा। तो देखो एक चीज फिजिकल पे ध्यान दोगे ना, मुझे ये नहीं है कि तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना, मुझे केमिस्ट्री सीखना है, यानी कि सिलेबस नहीं खत्म कर रहे हम कि सर सिलेबस एक बार सीख लोगे ना केमिस्ट्री फिजिकल, इनऑर्गेनिक तो सिखाना था उतना सिखा ही दिया मैंने, केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल, एक बार फिजिकल सीख लोगे कंसंट्रेशन वाला टर्म, इसके अंदर जाके देखने लगेगा तुम्हें कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर करना है, ये करना है वो करना है, क्वेश्चंस अपने आप बनने लगता है। और फिर रह जाएगा बात ऑर्गेनिक का। तो ऑर्गेनिक लॉजिकल है, कुछ रटने वाला, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो लगभग वो इनऑर्गेनिक जैसा ही तुम्हारा हो जाएगा बस। अगर हम बात करेंगे कि दो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका नॉर्मलिटी N1 है, मोलरिटी वॉल्यूम V1 है, इसको दोनों को मिला दिया गया, दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया गया, N2 और वॉल्यूम V2 हो गया। तो जब मिलाया गया तो यहां पर N रिजल्टेंट क्या होगा ये हमें निकालना है। तो N रिजल्टेंट निकालने के लिए हम बोलेंगे यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऐड कर देंगे, यहाँ टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मोल की जैसा ही है इक्विवेलेंट। जब तुम्हें नहीं समझ में आए कि इक्विवेलेंट क्या है तो सोच लेना मोल है, बस मोल में n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो इक्विवेलेंट आ जाता है अपन टोटल वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, N1V1 प्लस N2V2 और डिवाइड बाय V1 प्लस V2। तो कहने का मतलब वही हुआ N1V1 प्लस N2V2। कहना बहुत आसान सा लगता है, बच्चों से पूछो कि N रिजल्टेंट क्या होगा, सर N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, लेकिन उससे जब पूछो कि कहाँ अप्लाई करना है तो उसको दिमाग ही नहीं काम करता है, उसको ये जरूर रट के रखता है कि M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, लेकिन अप्लाई कहाँ करना है वो उसको समझ में नहीं आता है। यार अब कौन बाहर है, ये यशवनी बारगे अपने क्लास की है, यशस्विनी, एक बार मैं बता रहा हूं, एक बार अगर आ गए तो आ गए, फिर मैं वो मीटिंग में नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2-3 स्टार्टिंग में आए थे, फिर उसके बाद मैं वेटिंग लिस्ट लगाया था, नहीं तो तुम लोग का रिजल्ट अच्छा से बोलता हूँ, वो आईडी मिला है ना तुम लोग को, आईडी के नाम से साइन डालो तो समझ में आता है कि अपने स्टूडेंट हैं, आईडी नहीं रहता तो समझ में नहीं आता है। चलो ठीक है, अब उसी तरह से एसिड बेस वाला भी देख लेते हैं। तो एसिड बेस वाला भी ऐसा ही होगा, तो लिखेंगे हम एसिड बेस मिक्सचर। अब मान लो एक कंटेनर है, इसमें एसिड है, ठीक है, इसमें एसिड है, नॉर्मलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है,
और एक कंटेनर है जिसमें बेस है। अब इसमें नॉर्मलिटी N2 है और वॉल्यूम V2 है। ठीक है, अब पहले हमें पता करना है कि एसिडिक है कि बेसिक है, तो हम पता लगाएंगे। अब देखो N1V1 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यानी N1V1 अगर ज्यादा है N2V2 से तो हम बोल देंगे एसिडिक है। अगर N2V2 ज्यादा है N1V1 से तो हम बोल देंगे बेसिक है। अगर N1V1 बराबर है N2V2 के तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ हम बाय डिफॉल्ट बात किसका करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, तो जैसे हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट था वैसे ही मोल था वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है। अगर इस केस में हमें जब मिलाने के बाद तीसरा जो रिजल्ट आया यहाँ पे, इसका अगर हमें नॉर्मेलिटी चाहिए कैसे निकालेंगे, N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर? चलो, तो हमने मोलारिटी और नॉर्मलिटी दो टर्म बता दिए। ठीक है, कल बाकी कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अब तब वेपर प्रेशर खत्म होने के बाद सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा उस पे आएंगे हम। उसके बाद हम बताएंगे कि सॉल्यूशन, फिर हम कोलिगेटिव में एंट्री मार जाएंगे, यानी दो नाम है इसका, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तब अभी सॉल्यूशन पार्ट में, ठीक है, जब हम सॉल्यूशन पार्ट में कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो जाएगा तब हम कोलिगेटिव पार्ट में एंट्री मारेंगे, तो हम जानेंगे कोलिगेटिव पार्ट क्या होता है, व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करना घर पे, इसको ये नहीं कि लिख के बस छोड़ दिए, डेली बेसिस पे रिवीजन करना, चीजों को समझा करो, लिंक करो उसको। ओके, थैंक्स टू ऑल।